कि आखिर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को 8 दिन के मिशन से 9 महीने क्यों लग गए वापस लौटने में। और साथ ही संजय लक्ष्मी नारायण जी भी जो एक रॉकेट इंजीनियर है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस लैंडिंग को किन मायनों में खास माना जाना चाहिए। तो संजय जी, सबसे पहले आप ही से पूछ लूं, फैल्कॉन 9 और उसके ऊपर ड्रैगन कैप्सूल, ये जो है एक निजी साझेदारी रही नासा और जो है स्पेस एक्स की। ये बताइए कि पहले जो वापस लौटने का मिशन था 8 दिन का, वो क्यों खराब हुआ, वो क्यों 8 दिन में वापस नहीं लौट पाए ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स, और अब जब वापस लौट कर आए हैं तो क्या अहम बातें हैं इनके वापस लौटने की। देखिए, बात बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसा ये जो कैप्सूल में री एंट्री लेते हैं, उसका एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिससे वो एटीट्यूड जो है एयरप्लेन का, फॉर एग्जांपल आप ऊपर नीचे करते हैं या लेफ्ट और राइट करते हैं, जैसे वैसे उसका भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो एटमॉस्फेयर में एंट्री लेता है तो एक एंगल से और एक स्पीड से एंट्री लेना होता है। अगर ज़्यादा हो गया तो वो फिर से वापस बाह्याकाश में चला जाएगा और धरती के एंट्री नहीं ले पाएँगे। तो इस वजह से जो वाल्व था, जो हीलियम का जो वाल्व था, जो थ्रस्टर से कनेक्ट करता था, और वो थ्रस्टर ये जो मूवमेंट सारे चीज़ें जो हैंडल करता था, वो खराबी था। इसलिए ये एक जॉब जो होता है वो सिस्टम इंजीनियर का होता है, सोचने का कि कितना परसेंटेज चांस है कि अगर इनको आने दिया तो ये सेफली टच डाउन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर 40% से ज़्यादा फेल्यूर चांसेस है तो ये बंद कर देते हैं, और ऐसे होता है। और वाल्व फेल्यूर वगैरह जो ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, बहुत बार होता है, आजकल भी होता है, क्योंकि जो भी हमारे बाह्याकाश की जो तंत्रज्ञान में जो यूज़ होता है, जो हम डिज़ाइन करते हैं, वो मैक्सिमम अपना कैपेसिटी में काम करता है। अगर तो थोड़ा बहुत भी वेरिएशन हो गया, तो उसमें खराबी आने की चांसेस जी। बहुत आसानी से हो सकता है। संजय जी, मैं तो आपसे ये 2 चीज़ें यहाँ पर समझना चाहता हूँ। जब हम जी। वापसी कर रहे होते हैं, उसमें एंगल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि इसको लेकर भी चर्चा थी कि एंगल में अगर ज़रा-सा भी डिविएशन हुआ, तो मिशन फेल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो स्पेस कैप्सूल वाली तकनीक है, ये कोई नई तकनीक नहीं है। ये काफ़ी समय से चली आ रही थी। एक ज़माने में यूएसएसआर और उसके बाद रशिया ने इसको अपनाया। नए डायमेंशंस इसके अंदर क्या-क्या जुड़ गए हैं? देखिए, जो हीट शील्ड का टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होते आ रहा है पिछले 40-50 साल से। जैसे कि आपने बताया, यूएसएसआर ने जो पहले जो सोयूज कैप्सूल बनाया था, उससे अगर हम ड्रैगन कैप्सूल को कंपेयर करें तो ड्रैगन कैप्सूल आजकल पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है। उसके जैसा कोई और किसी और देश के पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं। तो ये जो हीट शील्ड जो होता है वो हमेशा ऐसे कैप्सूलों में क्या होता है, जैसे हीट शील्ड होता है, एटमॉस्फेयर और हीट शील्ड कांटेक्ट में हमेशा रहना होना होता है। अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट बाकी जगह पे कैप्सूल के हो, अगर तो अंदर की गर्मियां बढ़ सकती है और एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकता है, और बहुत सारे गलत परिणाम भी आ सकता है इससे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एंगल और उसका कंट्रोल जो है एस्ट्रोनॉट्स रखे। एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स भी नहीं रखते, इतना जी। कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कंप्यूटर की ज़रूरत होती है पूरा आते करने हैं के लिए। संजय जी आपके पास। मैं सीधे यहाँ पर जाकिर साहब का रुख करना चाहूँगा। जाकिर साहब, मेरे ख्याल से अगर हम पूरे इसको देखें, हिस्ट्री को देखें अंतरिक्ष विज्ञान की, तो आना जाना एस्ट्रोनॉट्स का लगा रहा है, मिशंस आते रहे हैं, जाते रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि यात्री गए एक स्पेसक्राफ्ट से थे और आए दूसरे स्पेसक्राफ्ट से हैं। ये जो अदला बदली हुई है, ये कितनी चैलेंजिंग होती है? इसके क्या क्या चैलेंजिंग पॉइंट होते हैं? देखिए, ये तो अपने आप में जो कहा कि ये पहली बार इस तरीके से हुआ, इसीलिए सुनीता विलियम का जो ये एक्सपीडिशन था, ये 2 तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। नंबर 1, एक महिला जो है इतना लंबे समय तक रहीं और मजबूती से रहीं। सेकंड ये है कि आपने कहा कि
स्टार लाइनर से गए बोइंग के, और वापस आए एक्स से। जी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको नज़र आई हैं। नंबर एक ये है कि टेक्निकली जो है बोइंग का स्टार लाइनर जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से कैपेबल नहीं था वापस लाने के लिए। वहाँ पे हीलियम लीकेज भी हुई और उनका थ्रस्टर भी जो है उस तरीके से प्रेशर नहीं बना पाया। तो सिर्फ 2 ही आदमी को लेके आया, 2 आदमी को वहाँ पे छोड़ दिया। और फिर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको ये लगता है, और लोग तो नहीं नासा को हम नहीं मानते, नासा जो है पॉलिटिक्स से अलग है, लेकिन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में जो एक टसल चला कि जी कौन लाएगा, यहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन का एक बड़ा मसला आया। बोइंग को जो है बाइडन साहब सपोर्ट कर रहे थे, उसी के ज़रिए लाना चाहते थे, जबकि एलन मस्क जो है ट्रम्प के साथ थे। अगर वो आते तो सोचते थे शायद इनके साथ कामयाबी होगी, क्योंकि इनके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हैं। अभी शायद ही कोई फेल हुआ, मेरे नज़र में तो कोई नहीं फेल हुआ इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं एक एलन मस्क की वजह से अगर कामयाबी होती है तो ट्रम्प को ये फ़ायदा मिलेगा इलेक्शन में। लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन जीते और एलन मस्क को वो चांस मिला, और वो जो है 9 महीने के बाद इनको बहुत ही कामयाबी के साथ नीचे लाए। जी जाकिर साहब, यहाँ पे मैं जी। आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि स्पेस साइंस को लेकर अमेरिका और भारत के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। क्या आपको लगता है कि ये जो मिशन है, इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इसके जो चैलेंजेस हैं, वो 2 एजेंसियों के बीच अगर साझा होते हैं तो उससे भारत को भी एक एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा यहाँ पर एक अपने मिशन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हम भी मैन मिशन भेजने की तैयारी में हैं? जी बिल्कुल, दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑलरेडी स्पेस को लेकर एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमने 2-3 बहुत ही अच्छे एग्रीमेंट साइन किए हैं। आर्टेमिस एग्रीमेंट, जिसे कि फिर से जो है आदमी को मून पे ले जाना है, वहाँ हम उनके साथ गगनयान का जो करेंगे, वहाँ पे हमारे भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। दूसरा, हमने जो है निसेंग एक एग्रीमेंट किया है, निसेंग एग्रीमेंट किया है, जिससे जो है बहुत से फील्ड में हम जो है कॉपरेट करेंगे, जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत होगा, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत होगा, एस्ट्रोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा रोल होगा। ये सारी चीज़ें जो है एक नया आयाम खुल रहा है। अमेरिका की ऑलरेडी डेवलप्ड है और हमारा इसरो बहुत पुराना चला रहा है, उसका भी सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो कहीं ना कहीं दोनों के पोटेंशियल मिल के ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि स्पेस का मिलिट्राइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। चाइना को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी नई वारफेयर जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हम कोऑपरेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 21st सेंचुरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के साथ ये रह के। 25 ये जो 2025 का साल है, उसको सिविल स्पेस कॉपरेशन डिक्लेयर किया है दोनों कंट्रीज़ ने। सिविल स्पेस कॉपरेशन का मतलब है कि इसमें क्या हम सिविल रूप में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें 3 चीज़ हम देखते हैं। नंबर 1, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है, जिसमें टूरिज्म बढ़ रहा है, सैटेलाइट का लॉन्च बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसरो का एक जो है कमर्शियल सेक्शन आ गया है।